नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मैंने पहला पार्ट कवर कर दिया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के लिए शर्तें और भी टॉपिक्स को कवर कर दिया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की और राष्ट्रपति के कर्तव्यों की। चलिए तो बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति की शक्तियां अत्यंत व्यापक व विविध हैं। समझने की सुविधा के लिए इन्हें निम्नलिखित कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, प्रशासनिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो चलिए बात करते हैं प्रशासनिक शक्तियों की। प्रशासनिक शक्तियों का तात्पर्य उन सभी कार्य करने की शक्ति से है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जाते हैं। अनुच्छेद 77(1) में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। मतलब काम करेंगे कोई और नाम आएगा राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिक प्रमुख है। ठीक, इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ये सभी कार्य स्वयं नहीं करता। ये सभी कार्य मंत्रिपरिषद या विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य प्रशासन की एकता को बनाए रखना तथा बिखराव से बचाना है। प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें हटाने की शक्ति दी गई है। गौरतलब है कि ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति को अपने विवेक से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करनी होती हैं। कुछ पदों के मामले में उसे भिन्न व्यक्तियों से सलाह करनी होती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करता है। बात करते हैं सैन्य शक्तियों की। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, किंतु यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियों की। राजनयिक शक्तियों से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जो विदेशी राज्यों के साथ संबंधों के स्तर पर लागू होती हैं। राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए राजदूतों, एम्बेसडर्स तथा कूटनीतिक अधिकारियों, डिप्लोमेट्स की नियुक्ति करता है तथा अन्य देशों द्वारा भारत में नियुक्त किए गए राजदूतों एवं अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता है। कौन? राष्ट्रपति। अब बात करते हैं चौथा, विधायी शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ विधायिका से जुड़ी कुछ शक्तियां भी रखता है, जिनमें से प्रमुख ये हैं। वह संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है। अनुच्छेद 85। दूसरा, यदि दोनों सदनों के बीच किसी विषय पर अंतिम रूप से असहमति हो जाए, दोनों सदन आपस में लड़ पड़ें, तो वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों की मांडवली करवा सकता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद, मैंने यहाँ गलती से प्रतीक लिख दिया है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सेशन को संबोधित करता है, अनुच्छेद 87 के अनुसार। ठीक, यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो किसी विधेयक के संबंध में संसद के किसी सदन या दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। वह चाहे तो सदन का कोई अन्य संदेश भी भेज सकता है।
दोनों ही स्थितियों में सदन से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधानुसार शीघ्रता से उस पर विचार करेगा, अनुच्छेद 86 के अनुसार। अब बात करते हैं अगले की। राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित करता है जिनके पास साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अनुच्छेद 80 के अनुसार। इसी प्रकार इन्हें यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि उन्हें लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं, अनुच्छेद 331 के अनुसार। और इसके अलावा राष्ट्रपति को यह दायित्व भी दिया जाता है कि वह संसद के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स प्रस्तुत कराए, जैसे कि बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। संविधान में नॉर्मल भाषा में हम लोग बजट बोल देते हैं, अनुच्छेद 112 के अनुसार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 151। वित्त आयोग की अनुशंसाएं कि भैया वित्त आयोग क्या कहना चाहता है कि किस प्रकार से वित्त का वितरण होना चाहिए, तो अनुच्छेद 281 के अनुसार। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, उसकी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, अनुच्छेद 323। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 340। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 338 का। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रपति को शक्ति है कि कुछ विधेयक उसकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं होंगे। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के संसद में नहीं लाया जा सकता। और इसी प्रकार अनुच्छेद 117(1) में यह उपबंध है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं पेश किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की, क्षमादान आदि से जुड़ी शक्तियां कि भैया राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्षमा भी कर सकता है। हर राज्य व्यवस्था में माना जाता है कि कार्यपालिका को ऐसी न्यायिक शक्ति दी जानी चाहिए कि यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंड दिया है तो कार्यपालिका उस दंड को कम कर सके या समाप्त कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है। इंग्लैंड में यह शक्ति एक अनुग्रह या कृपा के रूप में है, जबकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे संवैधानिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। भारत का संविधान बनाने वाले जो लोग थे बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही शानदार बुद्धिमत्ता वाले लोग थे, क्योंकि उनको पता था कि भैया 50 साल के बाद स्थिति कैसी होगी। ठीक, अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को कम करने या माफ करने की शक्ति 3 मामलों में प्राप्त होगी। वो 3 मामले हैं। पहला, यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय मिलिट्री कोर्ट द्वारा दिया गया है। ठीक, दूसरा, यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। तीसरा, ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हों या राज्यों से, राष्ट्रपति किसी दंड के संबंध में कई तरह से क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इन सभी विकल्पों की चर्चा अनुच्छेद 72(1) में की गई है, जो कि निम्नलिखित है, जैसे लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन और क्षमा। बात करते हैं लघुकरण की। पहले थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देता हूं कि लघुकरण, इसका अर्थ है कि किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाएगा। ठीक, परिहार, इसका अर्थ है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना
दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। तीसरा, विराम। इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। कठोरता में कमी दंड की प्रकृति बदलकर भी की जा सकती है और दंड की मात्रा कम करके भी। उदाहरण के लिए, किसी गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना। बात करते हैं प्राविलंबन की। इसका अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर देना। ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब दोष सिद्ध अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की होती है और राष्ट्रपति उस प्रार्थना पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में होता है। ठीक। और क्षमा, इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह से मुक्त कर देना। क्षमा देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता, बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही ना हो। ठीक। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्षमा संबंधी प्रार्थनाओं या याचिकाओं का निपटारा कितनी अवधि में कर लेना चाहिए। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि क्षमादान संबंधी प्रार्थनाएं कई वर्षों तक लंबित पड़ी रहती हैं। जैसे कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी पाए गए 3 अपराधियों की क्षमा याचना को 11 वर्षों के अत्यधिक लंबे अंतराल के बाद अगस्त 2011 में खारिज किया गया था। अब बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की। आपात उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति से पहले मैंने जस्ट आपातकाल के तीनों लेक्चर लिए हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 360 की। अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या साख क्रेडिट संकट में है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकेगा। ऐसी उद्घोषणा को प्रचलित शब्दावली में वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अनुच्छेद 358 में बताया गया है कि यदि आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, वॉर या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा शेष अनुच्छेदों में दिए गए मूल अधिकारों या उनमें से किन्हीं का निलंबन कर सकेगा, किन्हीं को सस्पेंड कर सकेगा। बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति की। हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक, बिल को अधिनियम, एक्ट बनने से रोक सके। यह शक्ति 2 कारणों से दी जाती है। पहला, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो, तो उसे रोका जा सके। दूसरा, यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श ना किया हो और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो,
तो उसे सुधारा जा सके। बात करते हैं वीटो की शक्ति के प्रकारों की। वीटो की शक्ति के 4 प्रकार होते हैं। पहला, आत्यांतिक वीटो। इसका अर्थ है वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर सकती हो। इंग्लैंड के क्राउन के पास सैद्धांतिक रूप से आत्यांतिक वीटो का परमाधिकार है, लेकिन व्यवहारतः 1688 ईस्वी के बाद से यह शक्ति क्राउन के पास नहीं है। ठीक। दूसरा, विशेषित वीटो। विशेषित वीटो का अर्थ ऐसी वीटो शक्ति से है जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो इसी प्रकार का है। ठीक। तीसरा, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से विधेयक पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति को वीटो की अत्यंत सीमित शक्ति मिली हुई है जो इसी प्रकार की है। कौन सी? निलंबनकारी। अब बात करते हैं जेबी वीटो की, पॉकेट वीटो जिसको बोला जाता है। इसका अर्थ है कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना। ठीक। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति इस रूप में है कि जब तक वह संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति प्रदान ना करे तब तक वह विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। अनुच्छेद 111 में उपबंध है कि जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो वह 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला, वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा, वह विधेयक को अनुमति नहीं देने की घोषणा कर सकते हैं। ठीक। तीसरा, यदि उक्त विधेयक धन विधेयक नहीं है और राष्ट्रपति को विधेयक या उसके किसी उपबंध पर आपत्ति है तो वह उस विधेयक को संसद के सदनों को कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है कि भैया आप इस पर पुनर्विचार करें। और यदि संसद उसके द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ उन संशोधनों के बिना उस विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्यतः अनुमति देनी होती है। उसके बाद वो वापस उसको नहीं भेज सकता। ठीक। चौथा, वह बिना कोई निर्णय किए विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकता है। इसे जेबी वीटो भी कहा जाता है। अनुच्छेद 111 में दिए गए उपरोक्त उपबंधों के भीतर से ही राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति हासिल होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो के अलावा तीनों प्रकार के वीटो की शक्तियां हैं। ये तीनों शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित रूप में प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति को सीमित रूप में आत्यांतिक वीटो की शक्ति प्राप्त है, सीमित रूप में। ठीक। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो भी है। वह धन विधेयकों से भिन्न किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ संसद को लौटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो सबसे प्रभावी रूप में है वह जेबी वीटो, पॉकेट वीटो है। अनुच्छेद 111 में सिर्फ इतना लिखा है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल लौटा देगा। इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनंत काल तक अपने पास रोक कर रख सकता है। ठीक। अब बात करते हैं राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर भी लागू होती है। जब राज्य का विधानमंडल कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजता है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित 4 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक पर स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है।
दूसरा, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। तीसरा, वह विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक। चौथा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, रोकता है, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। तीसरा, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की। अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि यदि संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा। अध्यादेश का प्रभाव ठीक वही होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम एक्ट का होता है। एक तरीके से कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी गई है कि यदि विधायिका अर्थात संसद का सत्र ना चल रहा हो तो परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए वह स्वयं विधायिका की भूमिका में आ जाए। ठीक। अध्यादेश जारी करने की शक्ति से जुड़े हुए प्रमुख पक्ष इस प्रकार हैं। ठीक। पहला, अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में न हो। इसका अर्थ है कि अगर एक सदन सत्र में है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि विधेयक पारित करने के लिए एक सदन की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती। ठीक। दूसरा, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। तीसरा, अनुच्छेद 13 में विधि लॉ को परिभाषित करते हुए अध्यादेश ऑर्डिनेंस का भी उल्लेख किया गया है। ठीक। जिसका अर्थ है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। चौथा, अध्यादेश संसद द्वारा पारित विधियों की तरह भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। ठीक। बात करते हैं पांचवें की। अध्यादेश का जीवन काल अत्यंत लघु होता है। संविधान में यह व्यवस्था है कि संसद के सत्र के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर वह मृत हो जाता है। इसी बीच यदि संसद के दोनों सदन उसका अनुमोदन करने का संकल्प पारित कर दें तो वह अधिनियम बन जाता है। इसके विपरीत यदि 6 सप्ताह पूरे होने के पहले ही दोनों सदन उसे संकल्प द्वारा खारिज कर दें तो वह समाप्त हो जाता है। ठीक। छठवां, अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक। और राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले लेक्चर में मिलेंगे उपराष्ट्रपति के साथ। थैंक यू।